गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब एक्सपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपका जॉब एक्सपी है यह ज्ञान एक्सपी का ही एक अदर चैनल है जहां पे आपको जॉब से संबंधित सारे नोटिफिकेशंस तथा उस जॉब से संबंधित क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या अहर्ताएं हैं, उससे संबंधित हम इस पे बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल की डेट में आपका वन दरोगा का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका जो कि 17 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो चुका है। अगर हम देखें तो कौन इसमें क्या क्या अहर्ता चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये फॉर्म कब से भरेंगे और कब तक लास्ट डेट है भरे जाने का, ये चीज किस वर्ग के लोग अर्थात विज्ञान वर्ग के लोग की कला वर्ग के या फिर इंजीनियर कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपका यूपी ट्रिपल एससी ने इस वैकेंसी को निकाला है जिसका नाम क्या है, वन दरोगा। ठीक है, जैसा आपका आता है उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा आता है, वैसे ये वन दरोगा है जो वन के अधिकारी होते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आई हुई है। यह आपका मुख्य परीक्षा यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह पीटी जो आपका 2021 हुआ था उसके तहत आपका ये नोटिफिकेशन लाया गया है। यानी कि वही बंदे वही बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जी जो पीटी 2021 में पेपर दिए थे। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें आवश्यक चीजें हैं। अगर हम देखें, अगर ऑनलाइन आवेदन की तिथि देखें तो आपका 17 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। अगर अंतिम तिथि क्या है आपका 6 नवंबर है, अर्थात 17 तारीख, आज आपका 18 तारीख हो गया, 17 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपका 6 नवंबर है, लेकिन आपको 7 दिन का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जिससे कि अगर आपने कोई भी आपका गलत हो गया, जैसे नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपके फादर के नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई इत्यादि, इस सब का कुछ भी हुआ तो क्या कर सकते हैं आप 13 तारीख तक उसमें करेक्शन, जो भी चाहते करेक्शन करना वह करेक्शन आप कर सकते हैं। क्लियर? तो आते देखते हैं इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। अगर हम कुल पद की संख्या देखें तो इसके लिए जो कुल पद की संख्या है वह कितनी है, 701 पद है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अभी तक आपने देखा था कि जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी पीटी के तहत वह कौन सी थी, वह थी आपकी लेखपाल की। लेखपाल की वैकेंसी सबसे बड़ी थी जो कि आपके 7,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिली थी। इसके बाद आपकी एक और वैकेंसी आई थी जिसको हम लोअर पीसीएस के तहत पहले आती थी, जिसको हम सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए और एलडीए कहते हैं। वहां पे बहुत ही कम पोस्ट 76 के आसपास पोस्ट आई थी। तो इसी तरह से पीटी के तहत एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है 701। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो पहला तो आपको चाहिए कि पेट जो पीटी 2021 दिया गया है उसमें आप बैठे हो एग्जाम देने के लिए। और बात करें तो आपका जो अंक होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए था। जीरो से अधिक अगर आपको नंबर अगर आपने पाया है तो जीरो से अधिक नंबर पाए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पीटी के बाद जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, पहले बस एक आवेदन शुल्क 25 रुपीज का लिया जा रहा है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद कौन कौन एलिजिबल होगा, कितने मार्क्स वाले पीटी में जो मार्क्स आए थे, कितने लोग ऐसे हैं जो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसके बारे में बात किया जाता है। यही आपको बोला है कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किसको किया जाएगा, जो कि 0 से अधिक नंबर जो पाए हैं उन्हीं के ऊपर शॉर्ट लिस्ट करने का विचार किया जाएगा। क्लियर? अगर हम आगे देखें कि आप कैसे कर सकते हैं, तो जो यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in, आप यहां से जाकर के कर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट से जाकर के यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो मैंने पहले ही बता दिया कि आप यहीं से फॉर्म को ओपन करेंगे, इसके या तो ऑफिशियल साइट पे जाइए या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाइए, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या मुख्य विशेषता है अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो पीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके तहत या फिर आप ओटीपी करके जो आपने उसमें कांटेक्ट नंबर डाला है उस कांटेक्ट नंबर के थ्रू ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको आपको मैक्सिमम चीजें आपको क्या होगा वहां पे नहीं भरना होगा। जैसे आप फॉर्म जब भरते हो तो आपको काफी चीजें आपके नाम के साथ साथ फोटोज हर चीज उसमें अपलोड करनी होती है, लेकिन अगर आप पीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर पीटी का जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीजें भरना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो पीटी में आपने पहले फिल किया था वही सब लिख करके आ जाएगा, जिससे कि आपको कुछ ही चीजें भरनी होगी। क्लियर? अगर हम आगे देखें तो और क्या क्या इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसके लिए देखिए कि अगर हम
सीट की यहाँ पे देखिए 25 रुपीज दिया गया है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी, आप किसी भी कास्ट से हो तो आपको 25 रुपीज ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा। क्लियर? इसमें आपका आवेदन शुल्क नहीं है, यह आपका ऑनलाइन शुल्क है। फिर जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम इसमें आगे देखें तो मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। अर्थात सभी लोग नहीं कर पाएंगे, अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा केवल वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बात करते हैं कि पीटी में कितने नंबर वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पे कुल वैकेंसी की, तो जो कुल वैकेंसी की संख्या है वो कितनी है? 701 है, जिसको कि आपका आरक्षण के अकॉर्डिंग कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी में जो आता है उनके लिए कुछ अलग सीटें हैं, ओबीसी के लिए अलग सीटें हैं, एससी के लिए कुछ सीटें हैं, एसटी के लिए कुछ सीटें हैं। क्लियर? तो अगर हम देखें तो कुल जो सीटों की संख्या है कितनी है आपकी? 701 है, जिसमें से कि आपको 288 अनरिजर्व अर्थात जो जनरल कैटेगरी में आता है उनके 288 पोस्ट है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए कितनी पोस्ट है? 160। एसटी के लिए जो पोस्ट है वह आपकी 20 है। ओबीसी के लिए 163 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पोस्ट है। जैसा कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया जाता है, तो 701 का 10% कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहली बात आती है कि कौन कौन इस फॉर्म को भरे। अगर हम इसको देखें तो आपने देखा था कि जो आपका लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी उसमें 15 गुना की बात की गई थी। तो जो कुल आपकी वैकेंसी थी 8000 के आसपास थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 1,20,000 लोग हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जो कुल बच्चों को बुलाया गया था वो कितना था? 2.4 लाख के आसपास कुल बच्चे बुलाए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पर लिखा गया केवल 15 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है आपका पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल समान नंबर है, तो कहने के लिए तो 15 गुना है लेकिन लगभग आपका 30 गुना तक काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने जो एनालिसिस किया तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये निकल करके आया कि अगर आपका जो मार्क्स होगा 75 प्लस होगा तो ही आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, अगर 70 से 75 अगर हम मान लेते हैं तो इससे अगर ज्यादा नंबर आप लाए हो पीटी में तो इस फॉर्म को भरें तो आपको बेहतर फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि अभी तक जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें 12th पास पे था, उसकी वैकेंसी को सभी लोग भर सकते थे। जो आपके लोअर पीसीएस के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी वहां पे भी सभी लोग एलिजिबल थे, लेकिन जो आपकी ये वैकेंसी आई है वहां पे जो आर्ट साइज वाले जो कला वर्ग के लोग व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से, अगर किसी ने बीए किया हुआ हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अर्थात हम कह सकते हैं जिन्होंने बीएससी किया है, बीएससी किया है, अगर उनका क्या है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बॉटनी जूलॉजी हो गया, अगर सांख्यिकी से वो किए हुए हैं या फिर इंजीनियर भी है, किसी भी स्ट्रीम से अगर इंजीनियरिंग उन्होंने किया हुआ है तो वे लोग इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे एक बड़ी संख्या जो कि ग्रेजुएशन जो कि बीए और एमए के तहत जो आती है वो संख्या क्या हो जाएगी, यहां से इस फॉर्म पे अप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसके तहत क्या होगा थोड़ा सा आपका कट ऑफ डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 75 प्लस किया है। तो अगर आपका 75 प्लस हो तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगर हम इसके वेतमान की देखें तो आपका जो ग्रेड पे है आपका वो है आपका 2800 ग्रेड पे है। 2800 ग्रेड पे एक अच्छी जॉब है या आपकी ग्रुप सी की जॉब है। क्लियर? आपकी जो आयु सीमा है आपका वह 21 से 40 वर्ष तक है। ठीक है, लेकिन आरक्षण के अनुसार 5-5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी हो गया तो यहाँ पे कुछ इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है वो 40 ईयर्स तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उनकी कुल देखें तो आपका 29,200 से 92,300 के आसपास आपका वेतन रहता है, यानी कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है ग्रुप सी के लिए। जो आपके अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो लगभग आपकी 30,000 होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और खास तौर पे अगर साइंस वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया तो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे वन दरोगा, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर? आते इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे वन दरोगा दरोगा में देखें तो कुछ आरक्षण आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ऐसे दिया गया था। कुछ आपके क्षैतिज आरक्षण की बात की जाती है, जैसे महिलाओं के लिए एक अलग
पोस्ट दी गई कि 140 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है उनके लिए कुछ अलग पोस्ट है। तो इस तरह से अगर दिव्यांगजन है तो इनके लिए कोई पद चिन्हित नहीं किया गया, लेकिन ये तो फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए कोई ऐसी बाधित नहीं है। क्लियर। तो अगर हम बात कर दें कि अन्य इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बाद में अगर देखें कि अनिवार्य अहर्ता क्या है, तो जैसा मैंने अभी आपको बता दिया था कि किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान, कृषि, आपका यदि एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तथा अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या फिर पशु चिकित्सक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, अगर आपने यहां से भी किया हुआ है तो वहां से भी आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे अगर कोई ऐसा है जो 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक किसी प्रादेशिक सेना में अगर उन्होंने कार्य किया हो तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वैसे ही अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर के तहत बी प्रमाण पत्र यदि किसी बच्चे के पास हो तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यदि कोई 2 इस तरह से है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके लिए एक बेहतर मौका है। आयु सीमा अगर कब से निर्धारित किया जाएगा, अभी मैंने बताया कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक किया जाएगा, लेकिन देखें तो 1 जुलाई 2022 से उसकी जो आयु सीमा है उसे काउंट किया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2022 से, अर्थात 1 जुलाई 2022 की जिसकी भी 21 वर्ष हो चुका है वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्लियर। आरक्षण जैसे आपका चलता है हमेशा वैसे ही चलेगा। चयन का आधार क्या होगा, जैसा कि आपको पता है जो यह वैकेंसी आपकी वन दरोगा की है यह पहले आपके लोअर पीसीएस के अधीन आती थी। ठीक है। और लोअर पीसीएस जो था उत्तर प्रदेश आयोग के तहत एक परीक्षा लिया जाता था, तो पहले यहाँ पे इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है। लेकिन आपकी 2017 की जो नियमावली आई थी, तो 2017 के नियमावली के तहत समूह ग अर्थात ग्रुप सी के जॉब के लिए जो इंटरव्यू था उसे हटा दिया गया। जैसा कि आपको पता है लेखपाल का जो 2015 में पेपर हुआ था वहां पे भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इस बार इसके लिए कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपके लिए एक लिखित परीक्षा होगा, जहां से आपको अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो फिर आपको जॉब यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या होगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी तक आयोग ने कोई अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं रिलीज किया है। क्लियर। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का यह पेपर है, तो इस यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। कौन कौन सा विषय, अगर आपका यूपी का पेपर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय होता है हिंदी, तो हिंदी की तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं। हिंदी के अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वह क्या हो सकता है, गणित। क्लियर। गणित को भी आपको देखना होगा, मैथ्स को आपको देखना होगा। मैथ्स के अलावा आप जीएस में, जीएस का सेगमेंट जरूर रहता है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आप गणित के साथ साथ रीजनिंग आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन अभी रीजनिंग को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि आपने देखा रीजनिंग में आपका लेखपाल में रीजनिंग नहीं था, तो हो सकता है यहाँ पे रीजनिंग ना दे, लेकिन तब भी आप रीजनिंग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यह पेपर के मात्र कुछ महीने पहले ही यह सिलेबस दिखाएगा। ठीक है। पेपर के कुछ महीने पहले सिलेबस दिखाएगा, तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। ठीक है। तो आप हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस को तैयारी करते रहिए, साथ में एग्रीकल्चर के बारे में भी ध्यान देते रहिए। तो यही आपका लगभग सिलेबस होगा। अब जब सिलेबस आपका आएगा तो हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। क्लियर। तो ये था आपका सिलेबस। आगे हम बात कर लें इसमें कि शारीरिक दक्षता यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो शारीरिक में आपकी जो हाइट होनी चाहिए पुरुष वर्ग के लिए वह आपकी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट है 163 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए जो हाइट है वह कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। अगर सीने की बात करते हैं तो जो पुरुष वर्ग है उनके लिए जो सीना है 84 सेंटीमीटर उनका क्या चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद यह 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। क्लियर। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हो सकता है गलत टाइपिंग हो, क्योंकि महिलाओं में इसकी बात नहीं की जाती है। क्लियर। यहाँ पे कुछ और भी आरक्षण की बात की गई है, जैसे कि अनुसूचित अगर जनजाति की बात करें, गोरखा हो गए, नेपाली, गढ़वाली या फिर कुमाऊनी की बात करते हैं, तो वहां पे उनको हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे पुरुष वर्ग की अगर बात करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और महिला वर्ग के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आज जैसा कि आपको पता है कि वन दरोगा है, और वन दरोगा अगर आपको बनना है तो शारीरिक रूप से आपको हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ नियमावली दिया गया है
कि आपको अगर वहां पे आपकी जैसे यूपीएसआई में रनिंग होता है वैसे यहाँ पे 4 घंटे में पुरुष वर्ग को 25 किलोमीटर कम से कम क्या होगा, पैदल चलना होगा। क्लियर? 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चाल परीक्षण देखा जाएगा। ठीक है। यदि हम इसके अलावा कुछ और बात करें तो अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि पुरुष है तो वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, अर्थात मानसिक और शारीरिक रूप से वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए। तथा महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है। यदि कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी है जो कि 12 सप्ताह या फिर उससे अधिक की क्या है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो अगर वो ऐसी कोई अभ्यर्थी वहां पे जाती है तो उनको अस्थायी रूप से, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से क्या किया जाएगा, अस्वस्थ घोषित किया जाएगा तथा प्रसूति के बाद 6 सप्ताह के बाद क्या किया जाएगा, उनको पुनः बुलाया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा जरूरी था जिसको आपने ध्यान दिया। अभी तक पाठ्यक्रम को जैसा मैंने बताया कि पाठ्यक्रम के लिए अभी तक आयोग ने कोई भी ऐसा नहीं बताया है कि पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो हमने इसके बारे में देखा वन दरोगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है जिसको बताया जाए। आपका डेट ऑफ बर्थ की बात किया गया है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कि हाई स्कूल का जो होता है, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही आपका क्या रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है। यदि कभी आपको यूपी ट्रिपल एससी ने अगर कभी आपको किसी अन्य एग्जाम से क्या कर दिया है, आपको वहां से आपको नकल करते हुए किसी तरह के पकड़ा है, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका जॉब एक्सपी है, आपका ज्ञान एक्सपी का ही एक चैनल है जहां पे आपको जॉब से संबंधित सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है। इसके साथ ही आप यह जो पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि आपका है ज्ञान एक्सपी, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ज्ञान एक्सपी है। यहाँ से आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की या फिर यूपी पीएससी में, जैसे कि यारो हो गया, पीसीएस प्रीलिम्स हो गया, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तब उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करें और 2023 का जो आरओ अभी आपका यूपीपी की फॉर्म आ रही है, एसएससी जीडी आ रही है, उसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।